कहानी की शुरुआत एक तनावपूर्ण माहौल से होती है, जहां एक बाइक गैंग के अड्डे पर अचानक बहस छिड़ जाती है। माहौल इतना गर्म हो जाता है कि किसी भी पल खूनी झड़प हो सकती है, लेकिन तभी एक शख्स सबको शांत कर देता है और मामला फिलहाल टल जाता है। इसी बीच हमारी मुलाकात होती है रेयान से, जो कभी अमेरिका में पुलिस अधिकारी था, लेकिन अब उसके भीतर सिर्फ गुस्सा और बदले की आग बाकी है। वह उन अपराधियों की तलाश में निकला है जिन्हें समाज के सबसे घिनौने जुर्मों का दोषी माना गया था। हैरानी की बात यह है कि इतने गंभीर आरोपों के बावजूद वे किसी रहस्यमयी वजह से जेल से बाहर आ चुके हैं। रेयान के निशाने पर सबसे पहले जेम्स नाम का अपराधी है। वह अपने दोस्तों के साथ जंगल में शिकार करने आया है, लेकिन कोई शिकार हाथ न लगने से बुरी तरह छिड़ जाता है। गुस्से में वह सबको छोड़कर अकेले जंगल की गहराई में भागता चला जाता है। कुछ देर बाद एक ऊंची पहाड़ी पर उसका सामना रेयान से होता है। रेयान उससे मरियाना नाम की महिला के बारे में सवाल पूछता है, लेकिन जेम्स हर बात से इनकार कर देता है। इसके बाद हालात अचानक खतरनाक मोड़ लेते हैं और रेयान उसे बेहद निर्ममता से मौत के घाट उतार देता है। मरने से पहले भी जेम्स यही कहता रहता है कि उसे कुछ नहीं पता, लेकिन रेयान मानने को तैयार नहीं होता। इस घटना के बाद रेयान अपने अपार्टमेंट लौटता है, मगर रात को एक डरावने सपने से घबराकर उठ बैठता है। साफ दिखाई देता है कि उसके अतीत के जख्म अभी भी उसे चैन से जीने नहीं देते। नींद टूटने के बाद वह अपना समय हथियारों की सफाई में बिताता है, मानो किसी अगले मिशन की तैयारी कर रहा हो। अगली सुबह नाश्ता करने के बाद वह अपनी यात्रा जारी रखता है और होप नाम के एक छोटे से कस्बे की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में एक पेट्रोल पंप पर रुकने पर कर्मचारी उसके सख्त और खतरनाक व्यक्तित्व को देखकर सतर्क हो जाता है। रेयान उससे एक होटल के बारे में पूछता है तो वह उसे पास के एक मोटल का पता देता है और बताता है कि वहां डार्सी नाम की महिला उसका स्वागत करेगी। दूसरी ओर FBI के दफ्तर में एजेंट फ्रैंक की एंट्री होती है, जो खतरनाक हत्यारों और यौन अपराधियों का पीछा करने में माहिर माना जाता है। उसकी टीम फिलहाल जेम्स से जुड़े मामलों की समीक्षा कर रही है। रिकॉर्ड बताते हैं कि जेम्स 2 मासूम बच्चियों की मौत का जिम्मेदार था। पहली पीड़िता 14 वर्षीय कैरन थी, जिसकी पहचान करने में पुलिस को पूरा 1 हफ्ता लग गया था। दूसरी शिकार 11 साल की एना थी, इसलिए एजेंसियां उसे बेहद खतरनाक अपराधी मानती थी और 24 घंटे निगरानी रखने की सलाह देती थी। तभी बैठक के दौरान खबर आती है कि जेम्स की लाश बरामद हो चुकी है। फ्रैंक और उसकी टीम तुरंत फॉरेंसिक विभाग पहुंचते हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि शव की हालत बेहद भयावह है। शरीर की कई हड्डियां टूट चुकी हैं, सिर और पैरों पर भी गंभीर चोटें हैं। शुरुआती जांच में लगता है कि उसकी मौत ऊंचाई से गिरने के कारण हुई, लेकिन असली रहस्य यह है कि गिरने से पहले उसका गला दबाया गया था। यह सुनकर एजेंट समझ जाते हैं कि हत्यारा असाधारण ताकत वाला व्यक्ति है। तभी शक एक ऐसे रहस्यमयी इंसान पर जाता है जिसे कानून प्रवर्तन एजेंसियां विजिलांटे के नाम से जानती हैं। यही वह उपनाम है जिससे रेयान पहले से संघीय एजेंसियों के बीच मशहूर हो चुका है। उधर रेयान मोटल पहुंचकर डार्सी से मिलता है। डार्सी उसे वहां के नियम समझाती है और बताती है कि पहले कुछ लोग ग्राहक बनकर आए थे, लेकिन बाद में चोरी डकैती करने लगे थे, इसीलिए अब वह हर नए मेहमान को सावधान करती है। कुछ समय बाद कस्बे में एक और घटना घटती है। एक मोटरसाइकिल गैंग का सदस्य एक आवारा कुत्ते को परेशान कर रहा होता है। बात इतनी बढ़ जाती है कि वह जानवर को गोली मारने के लिए हथियार निकाल लेता है। तभी रेयान बीच में आ जाता है और एक ही बार में उसका हथियार छीन लेता है। बदमाश पलटकर हमला करने की कोशिश करता है, मगर हर बार रेयान उसे मात दे देता है। वह चालाकी से बंदूक वापस थमा देता है, लेकिन पहले ही उसकी मैगजीन निकाल चुका होता है। जब गैंगस्टर ट्रिगर दबाता है और कुछ नहीं होता, तब उसे अपनी बेइज्जती का एहसास होता है। रेयान चाहकर भी उसे नहीं मारता और उसकी जान बख्श देता है। तभी पूरे बाइक गैंग के सदस्य वहां पहुंच जाते हैं। उनका नेता ड्रेक और उसका भाई रेक्स इलाके में हथियारों की तस्करी के लिए बदनाम है। वे संख्या के बल पर रेयान को डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं होता। उसकी यह निडरता खुद ड्रेक को भी हैरान कर देती है। तभी उनका एक साथी वहां आ जाता है और मामला फिलहाल शांत हो जाता है। जाते जाते वे संकेत देते हैं कि यह मुलाकात यहीं खत्म नहीं हुई है। बाद में यही गैंग हथियारों का सौदा करते हुए दिखाई देता है और अपने नए सदस्य के अपमान का बदला लेने की कसम खाता है। शाम होते होते रेयान वापस मोटल लौटता है। वहां डार्सी उसकी पुरानी 1968 मॉडल कार को बड़े गौर से देख रही होती है। बातचीत के दौरान वह बताती है कि उसका दिवंगत पति क्लासिक गाड़ियों का दीवाना था। सड़क पर जब भी कोई पुरानी शानदार कार दिखाई देती, उसकी खुशी देखते ही बनती थी। डार्सी की बातों में छिपी उदासी यह एहसास कराती है कि इस शांत दिखने वाले कस्बे में सिर्फ रेयान ही नहीं, बल्कि कई लोग अपने अतीत का बोझ उठाए जी रहे हैं। बातों ही बातों में डार्सी रेयान से पूछ बैठती है कि क्या वह पुलिस वाला है या फिर कोई बाउंटी हंटर। रेयान बिना झिझक झूठ बोलते हुए कहता है कि वह तो बस छुट्टियां मनाने आया है, लेकिन डार्सी उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुरा देती है और कहती है कि उसका चेहरा और चाल ढाल कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। उधर दूसरी तरफ बाइक गैंग का सरगना ड्रेक अपने ठिकाने पर पंचिंग बैग के साथ अभ्यास कर रहा होता है। तभी उसका भाई रेक्स वहां पहुंचता है और बताता है कि उन्होंने गैंग के एक बड़े कर्जदार को पकड़ लिया है। चूंकि वह पैसे लौटाने में असमर्थ है, इसलिए ड्रेक उसे एक खतरनाक सौदा देता है। उसके सामने बिजली से घिरी एक पिंजरे नुमा रिंग होती है और शर्त रखी जाती है कि अगर वह एक पूरा राउंड टिक गया तो उसका पूरा कर्ज माफ कर दिया जाएगा। लड़ाई शुरू होते ही कर्जदार पूरी ताकत झोंक देता है, लेकिन उसके वॉर ड्रेक पर कोई खास असर नहीं डालते। कुछ ही पलों में ताकत और अनुभव का अंतर साफ दिखाई देने लगता है। ड्रेक उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर देता है और देखते ही देखते उसे बुरी तरह अपमानित कर देता है। आखिरकार वह आदमी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। तभी रेक्स अपने भाई से पूछता है
कि क्या अब वह उसे खत्म कर देगा, लेकिन ड्रैक हैरान करने वाला जवाब देता है। वह कहता है कि जब आदमी खुद को बचाने की पूरी कोशिश करता है तो कम से कम उस जज्बे की इज्जत करनी चाहिए। इसी वजह से वह उसका कर्ज माफ कर देता है। इसके बाद ड्रैक रेक्स को उनके मेथ लैब की निगरानी करने भेजता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि माल की पैकिंग और सप्लाई सही तरीके से हो रही है। मगर उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं होता कि दूर अंधेरे में कोई उनकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा है। वह और कोई नहीं बल्कि रयान है। लैब के अंदर पहुंचने पर गैंग का नया सदस्य रेक्स को बताता है कि उसने उस आदमी के बारे में जानकारी जुटा ली है जिसने क्लब में उसकी बेइज्जती की थी। उसे पता चला है कि वह डार्सी के मोटल में ठहरा हुआ है। रेक्स कहता है कि उसे निपटने का समय बाद में आएगा, फिलहाल सबसे जरूरी काम माल को तैयार करना है। जैसे ही सब तैयार हो जाएगा वह इसकी खबर ड्रैक को दे देगा। रात गहराने के बाद रेक्स सीधे मोटल पहुंचता है। वह डार्सी से नए मेहमान के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन डार्सी साफ कह देती है कि वह किसी का निजी विवरण साझा नहीं करती। रेक्स उसकी बात अनसुनी कर रजिस्टर उठाने की कोशिश करता है, मगर डार्सी उसे रोक देती है। यह बात उसे नागवार गुजरती है और वह गुस्से में उसे जोरदार धक्का मार देता है। फिर उसकी नजर शेल्फ में रखी एक बंदूक पर पड़ती है और वह उसे उठा लेता है। इसी दौरान डार्सी उस पर एक युवती की हत्या का आरोप लगाती है, ये कहते हुए कि उसने सिर्फ इसीलिए उसकी जान ले ली थी क्योंकि उसने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया था। यह सुनते ही रेक्स का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह उसी बंदूक को डार्सी की ओर तान देता है और घमंड से भरी बातें करने लगता है। उसके अनुसार कोई भी लड़की उसकी चाहत को ठुकरा ही नहीं सकती और जो शुरुआत में इनकार करती है वे भी आखिरकार उसके सामने झुक जाती है। कुछ देर बाद वह डार्सी को छोड़ देता है और रजिस्टर खंगालने लगता है। जैसे ही उसे उस रहस्यमयी मेहमान का नाम मिलता है वह मुस्कुराते हुए कहता है कि उनकी गैंग का उस आदमी से पुराना हिसाब बाकी है। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है क्योंकि रयान अचानक पीछे से प्रकट होता है और उसका सिर दीवार पर दे मारता है। एक ही झटके में रेक्स बेहोश होकर नीचे गिर पड़ता है। डार्सी घबराकर रयान को चेतावनी देती है कि उसने जिस आदमी पर हाथ उठाया है वह इलाके की सबसे खतरनाक बाइक गैंग के सरगना का भाई है। इस शहर में कोई भी उनके खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता, मगर रयान के चेहरे पर कोई चिंता दिखाई नहीं देती। वह शांत स्वर में कहता है कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वह इतना जरूर सुनिश्चित करेगा कि उसकी वजह से डार्सी किसी मुसीबत में न फंसे। इसके बाद रयान बेहोश रेक्स को घसीटकर बाहर ले जाता है और उसे उसकी ही गाड़ी के बोनट पर बांध देता है। होश में आने के बाद रेक्स कहानी पलटने की कोशिश करता है। वह दावा करता है कि मोटल में जो कुछ हुआ उसकी शुरुआत डार्सी ने की थी और उसने तो सिर्फ अपना बचाव किया था, लेकिन रयान उसकी बातों में आने वाला नहीं था। वह साफ कर देता है कि उसे मोटल वाली घटना से कोई मतलब नहीं है। उसके पास रेक्स से हिसाब चुकाने की कहीं बड़ी वजह है। अब पहली बार रेक्स के चेहरे पर असली डर दिखाई देता है। दर्द और भय के दबाव में वह धीरे धीरे अपने पुराने अपराधों को कबूल करने लगता है। वह उन घिनौने कामों का जिक्र करता है जिन्हें उसने जेल जाने से पहले अंजाम दिया था। जान बचाने की आखिरी कोशिश में वह रयान से सौदा करने लगता है। वह वादा करता है कि अगर उसे छोड़ दिया जाए तो वह अपने भाई को समझाकर क्लब वाली घटना को हमेशा के लिए भुलवा देगा। लेकिन रयान उसकी एक भी बात का जवाब नहीं देता। वह सिर्फ एक कपड़ा उठाकर उसके मुंह में ठूंस देता है और ठंडी निगाहों से उसे देखता रहता है। फिर रयान धीमी लेकिन डर पैदा कर देने वाली आवाज में कहता है कि रेक्स अच्छी तरह जानता है वह यहाँ क्यों आया है। वह उसे याद दिलाता है कि असली ताकत कमजोर लोगों को डराने या उन पर अत्याचार करने में नहीं होती। रयान उसके अतीत के उन काले कारनामों का जिक्र करता है जिनमें वह बेबस लड़कियों को अपना शिकार बनाता था। उसके शब्दों से साफ झलकता है कि यह सिर्फ बदला नहीं बल्कि उन पीड़ितों के लिए इंसाफ का एक खतरनाक रूप है। और अब रेक्स के लिए बच निकलने का रास्ता लगभग बंद हो चुका है। रेक्स की कबूलियत सुनने के बाद रयान कोई और बात नहीं करता। वह उसकी गाड़ी स्टार्ट करता है और सीधा उस गुप्त मेथ लैब की ओर बढ़ जाता है जहां गैंग का अवैध कारोबार चल रहा था। अगले ही पल तेज रफ्तार से दौड़ती गाड़ी इमारत में घुस जाती है। अंदर रखे ज्वलनशील रसायनों के कारण कुछ ही सेकंड में पूरा परिसर आग की लपटों में घिर जाता है। एक भयानक धमाका होता है और देखते ही देखते पूरा लैब आग के विशाल गोले में बदल जाता है। उधर उसी समय ड्रेक अचानक नींद से चौंक कर उठ बैठता है, जैसे उसके मन ने किसी अनहोनी का संकेत महसूस कर लिया हो। थोड़ी देर बाद उसके फोन की घंटी बजती है और गैंग के सदस्य उसे तुरंत आने के लिए कहते हैं। जब ड्रेक वहां पहुंचता है तो उसके सामने ऐसा मंजर होता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। पूरा लैब खंडहर बन चुका होता है। चारों तरफ सिर्फ धुआं, राख और जलती हुई लकड़ियां दिखाई देती हैं। उसके लोगों के चेहरे पर भी दहशत साफ झलक रही होती है। मलबे के बीच उसे अपने भाई रेक्स का बुरी तरह जला हुआ शव दिखाई देता है। यह दृश्य देखकर उसके भीतर का गुस्सा और दर्द एक साथ फूट पड़ता है। तभी शहर का शेरिफ वहां आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि इस हादसे का बदला निर्दोष लोगों से न लिया जाए। लेकिन ड्रैक ठंडे स्वर में जवाब देता है कि इस कस्बे पर उसी का राज चलता है और यहाँ क्या होगा इसका फैसला भी वही करेगा। बाद में शेरिफ का बेटा उसे सवाल करता है कि क्या वे हमेशा की तरह चुप बैठे रहेंगे। उसका कहना होता है कि एक अपराधी गैंग पूरे शहर को अपनी मुट्ठी में लिए हुए है और कोई कुछ नहीं कर रहा, मगर शेरिफ उसे बीच में ही रोक देता है। वह बताता है कि उसने अब तक जो भी फैसले लिए हैं वे अपने परिवार और शहर के लोगों को जिंदा रखने के लिए लिए हैं। दूसरी तरफ ड्रेक अपने भाई को अंतिम विदाई देने के लिए पूरी गैंग को इकट्ठा करता है। सभी सदस्य आसमान की ओर हथियार तानकर गोलियां चलाते हैं और रेक्स को श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन इस शोक सभा के पीछे बदले की आग साफ दिखाई दे रही होती है। इसी दौरान रयान एक चर्च में पहुंचता है। वहां वह पादरी के सामने बैठकर अपने पापों और अतीत के बोझ से जूझता है। बातचीत के बीच उसके मन में पुरानी यादें लौटने लगती हैं। उसे अपनी पत्नी मैरी और छोटे बेटे
मैट के साथ बिताए हुए खुशहाल दिन याद आते हैं। एक पारिवारिक समारोह में तीनों हंसते मुस्कुराते नजर आते हैं। सब कुछ बिल्कुल सामान्य और सुखद लगता है, लेकिन अचानक वह याद एक डरावने मोड़ पर पहुंच जाती है जब नकाब पहने कुछ लोग वहां घुस आते हैं। खुशी का माहौल पल भर में डर और अफरा तफरी में बदल जाता है। यहीं से उस त्रासदी की शुरुआत हुई थी जिसने रयान की पूरी जिंदगी बदल दी। मोटर लौटने पर डार्सी उससे रेक्स के बारे में पूछती है। रयान बेहद शांत लहजे में जवाब देता है कि वह एक दुर्घटना का शिकार हो गया। उसने गलत जगह सिगरेट जला दी और उसके कारण इतनी बड़ी आग लगी कि वह खुद भी उसमें जलकर मर गया। यह सुनकर डार्सी और ज्यादा चिंतित हो जाती है। वह रयान को सलाह देती है कि जितनी जल्दी हो सके इस शहर को छोड़ दे। उसके अनुसार ड्रेक सिर्फ एक गैंग लीडर नहीं बल्कि इस पूरे इलाके का असली शासक है। उसे हर गली, हर दुकान और हर आदमी की खबर रहती है। बाइक गैंग इस कस्बे की स्थापना के समय से मौजूद है और सालों से यहाँ अपना प्रभाव बनाए हुए हैं। डार्सी आगे बताती है कि ड्रेक अब तक का सबसे निर्दयी नेता साबित हुआ है। सत्ता हासिल करने के लिए उसने पुराने अध्यक्ष की हत्या कर दी थी और फिर पूरे संगठन पर कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, शहर के अधिकांश पुलिस अधिकारी भी उसके प्रभाव में हैं। यहाँ तक कि शेरिफ पर भी उसके साथ मिली भगत के आरोप हैं। इसी वजह से लोग अपराध होते हुए देखकर भी चुप रहते हैं। उन्हें पता है कि आवाज उठाने की कीमत बहुत भारी हो सकती है। रयान फिर डार्सी से पूछता है कि वह खुद इस शहर को छोड़कर क्यों नहीं चली जाती। तब वह एक दर्दनाक सच्चाई बताती है। उसका पति भी कभी यहाँ से भागना चाहता था, लेकिन एक दिन काम पर जाने के बाद वह कभी वापस नहीं लौटा। डार्सी को पूरा यकीन है कि उसके पीछे इसी गैंग का हाथ था। अपनी कहानी सुनाने के बाद वह रयान से फिर कहती है कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर हालात और बिगड़े तो कई बेगुनाह लोग इसकी कीमत चुका सकते हैं। लेकिन कुछ ही क्षण बाद उसके मन का रुख बदल जाता है। शायद उसे एहसास होता है कि वह एक ऐसे इंसान को भगा रही है जो कम से कम अन्याय के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत रखता है। इसलिए वह कहती है कि अगर वह चाहे तो जितने दिन का किराया पहले ही दे चुका है उतने दिन आराम से मोटल में रह सकता है। अगली सुबह FBI एजेंटों को रेक्स की मौत की खबर मिलती है। शव की हालत और घटनास्थल की परिस्थितियों को देखकर वे तुरंत समझ जाते हैं कि इसके पीछे वही रहस्यमयी विजिलेंटे हैं। जब उन्हें पता चलता है कि मारा गया व्यक्ति एक कुख्यात बाइक गैंग के नेता का भाई था, तो मामला और गंभीर हो जाता है। ड्रग्स विरोधी एजेंसियां पहले से ही उस गैंग को खतरनाक अपराधी संगठन मानती थी। अब एजेंटों के लिए यह साफ हो जाता है कि उनका लक्ष्य इसी कस्बे के भीतर सक्रिय है। लेकिन समस्या यह है कि शहर का लगभग हर कोना गैंग की निगरानी में है, इसलिए यहाँ से किसी का चुपचाप निकल पाना आसान नहीं होगा। उधर रयान अपनी गाड़ी मरम्मत के लिए उसी पेट्रोल पंप पर छोड़ता है जहाँ का कर्मचारी किर्बी मैकेनिक का काम भी करता है। ऊपर से वह सामान्य दिखाई देता है, लेकिन अंदर ही अंदर भारी दबाव में है। असल में ड्रेक ने उसे धमकी देकर रयान के बारे में जानकारी जुटाने का आदेश दिया था। शुरुआत में किर्बी ने इनकार कर दिया था, मगर ड्रेक ने उसकी हथेली पर घाव कर उसे डराने में सफलता हासिल कर ली। गैंग अभी रयान को मारने की जल्दी में नहीं है। वे पहले उसकी असली पहचान जानना चाहते हैं। उन्हें डर है कि कहीं वह कोई गुप्त संघीय एजेंट या सरकारी अधिकारी न हो, क्योंकि बिना पहचान जाने उस पर हमला करना उनके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। जब किर्बी गाड़ी की जांच के बहाने उसके अंदर तलाश शुरू करता है तो उसे दस्तावेजों का एक ऐसा संग्रह मिलता है जिसमें कई अपराधियों के नाम और विवरण दर्ज होते हैं। हैरानी की बात यह होती है कि वे सभी लोग पहले ही मारे जा चुके हैं। वह इन कागजों को ध्यान से देख ही रहा होता है कि अचानक पीछे से रयान की आवाज सुनाई देती है। रयान मुस्कुराते हुए पूछता है कि उसे लगा था वह इंजन देख रहा होगा, फिर वह गाड़ी के अंदर क्या खोज रहा है। यह सवाल सुनते ही किर्बी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अपनी घबराहट छिपाने के लिए वह तुरंत बात बदलता है और रयान को अपने घर चलकर एक बियर पीने का निमंत्रण दे देता है। मौका देखकर रयान किर्बी से बाइक गैंग के बारे में और जानकारी निकालने की कोशिश करता है। कुछ देर झिझकने के बाद किर्बी सच्चाई बताना शुरू करता है। उसके मुताबिक यह गैंग सिर्फ हथियारों और नशे के कारोबार तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे इलाके को डर के सहारे चलाती है। जो लोग इनके जाल में फंस जाते हैं उन्हें कर्ज और नशे की लत के जरिए पूरी तरह अपने कब्जे में कर लिया जाता है। अगर कोई भुगतान नहीं कर पाता तो उसका अंजाम बेहद दर्दनाक होता है। वह यह भी बताता है कि ड्रेक का असली संचालन केंद्र एक जहाज है, जहां से अवैध माल पानी और सड़क दोनों रास्तों से देश भर में पहुंचाया जाता है। गैंग के संबंध दूर दूर तक फैले हुए हैं और जो पुलिस अधिकारी रिश्वत लेने से इनकार करते हैं वे अक्सर रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। किर्बी के शब्दों से साफ था कि यह शहर सिर्फ एक ठिकाना नहीं बल्कि अपराध के पूरे साम्राज्य का मुख्य अड्डा बन चुका था। इसके बाद रयान सीधे उस मुद्दे पर आता है जो उसके मन में पहले से चल रहा था। वह पूछता है कि आखिर किर्बी उसकी गाड़ी में क्या खोज रहा था। दबाव में आकर किर्बी सब कुछ कबूल कर लेता है। वह बताता है कि उसने अपनी मर्जी से ऐसा नहीं किया था। गैंग ने उसे धमकाया था और मजबूर किया था कि वह उस रहस्यमयी बाहरी आदमी के बारे में हर जानकारी जुटाए। वह बार बार कहता है कि उसका किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन डर के कारण वह उनके आदेश मानने को मजबूर है। तभी अचानक एक भारी भरकम आदमी वहां पहुंचता है जिसे लोग क्रैब के नाम से जानते हैं। किर्बी तुरंत रयान को सावधान करता है और बताता है कि यह ड्रेक के सबसे खतरनाक अंगरक्षकों में से एक है। लेकिन रयान पर इस चेतावनी का कोई असर नहीं पड़ता। वह बिना घबराए बाहर निकलता है और सीधे उस गुंडे का सामना करता है। सामने आते ही क्रैब बातचीत करने के बजाय हमला कर देता है। वह पूरी ताकत से मुक्का चलाता है, मगर रयान उसकी चाल पहले ही भांप चुका होता है। वह हमला रोकते हुए तुरंत जवाबी वार करता है। कुछ ही सेकंड में 2 सटीक घूंसे क्रैब को जमीन पर गिरा देते हैं। अपमानित होकर वह फिर उठता है और लगातार कई हमले करने की कोशिश करता है, लेकिन रयान की फुर्ती के सामने
उसकी एक भी कोशिश कामयाब नहीं होती, हर बार हवा में ही रह जाता है। गुस्से में पागल क्रैब धमकी देता है कि वह उसे टुकड़े टुकड़े कर देगा। जवाब में रेयान बेहद शांत स्वर में कहता है कि ऐसी बातें उससे पहले भी बहुत लोग कह चुके हैं। ये सुनकर उसका आत्मविश्वास और टूट जाता है। आखिरकार रेयान उसे पूरी तरह काबू में कर लेता है और बिना और नुकसान पहुंचाए वहां से जाने का आदेश देता है। बेइज्जती का घूंट पीकर क्रैब अपनी मोटरसाइकिल पर बैठता है, लेकिन जाते जाते बदले की कसम खाता है। वह चिल्लाकर कहता है कि अगली बार वह अकेला नहीं आएगा और पूरी गैंग के साथ हिसाब बराबर करेगा। दूसरी ओर ड्रेक एक बार में शेरिफ के साथ बैठा होता है। बातचीत के दौरान वह अपने एक आदमी पर हुए हमले का जिक्र करता है। उसके अनुसार किसी ने उसके सदस्य को बेहोश कर दिया और फिर पूरे ट्रक सहित माल को आग के हवाले कर दिया। शेरिफ कहता है कि पुलिस के पास इस घटना को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन फिर वह एक नई बात सामने रखता है। उसने उस रहस्यमयी बाहरी व्यक्ति की पहचान पता कर ली है। दरअसल रेयान कभी एक सम्मानित पुलिस अधिकारी हुआ करता था जो कई साल पहले अचानक गायब हो गया था। अब उसे शक होने लगा है कि हाल के दिनों में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे शायद यही आदमी है। उधर रेयान किर्बी द्वारा बताई गई जगह यानी बंदरगाह के पास पहुंचता है। वह दूर से पूरे इलाके का निरीक्षण करता है और फिर अपनी गाड़ी का पिछला हिस्सा खोलता है। अंदर मौजूद हथियारों का जखीरा देखकर साफ पता चलता है कि वह किसी छोटे मोटे संघर्ष के लिए नहीं बल्कि एक बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है। उसी समय उसके अतीत की भयावह यादें फिर से लौट आती हैं। उसे वह रात याद आती है जब नकाब पहने हमलावरों ने अचानक हमला कर दिया था। उनके हाथों में बंदूकें थीं और वे बिना किसी दया के गोलियां बरसा रहे थे। यह वही घटना थी जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया था। इसी बीच शेरिफ का बेटा अचानक वहां पहुंच जाता है और रेयान को चौंका देता है। हथियारों का ढेर देखकर वह समझ जाता है कि रेयान कुछ बड़ा करने वाला है। वह उसे जल्दबाजी न करने की सलाह देता है। उसके अनुसार ड्रेक को पहले ही किसी संभावित खतरे की भनक लग चुकी है और उसके लोग पूरी तैयारी के साथ मौजूद हैं। अगर अभी हमला किया गया तो दोनों की जान जा सकती है। युवा अधिकारी रेयान से थोड़ा समय मांगता है। वह कहता है कि वह कुछ भरोसेमंद साथियों को इकट्ठा करना चाहता है ताकि गैंग के खिलाफ एक सही कार्रवाई की जा सके। वर्षों से इस शहर पर छाए डर और हिंसा से वह खुद भी तंग आ चुका है और अब इस आतंक का अंत चाहता है। शाम ढलने के बाद रेयान मोटल लौटता है। वहां पहुंचकर उसे अचानक याद आता है कि डार्सी ने उसे रात के खाने के लिए बुलाया था। गैंग की जांच और लगातार चल रही घटनाओं में वह यह बात पूरी तरह भूल चुका था, लेकिन डार्सी उसकी गलती को सहजता से लेती है और कहती है कि वे किसी और दिन साथ बैठ सकते हैं। बातचीत के दौरान रेयान की नजर कुछ पुरानी तस्वीरों पर पड़ती है जिनमें डार्सी अपने दिवंगत पति के साथ मुस्कुराती दिखाई देती है। उन तस्वीरों में छिपी खुशियां अब सिर्फ याद बनकर रह गई थी। कुछ देर बाद डार्सी धीरे से रेयान से पूछती है कि क्या उसका भी कोई परिवार था। सवाल सुनते ही उसके चेहरे का भाव बदल जाता है। वह चुपचाप अपने लिए थोड़ा सा पेय भरता है और फिर भारी आवाज में जवाब देता है कि कभी उसका भी परिवार था, लेकिन अब वे इस दुनिया में नहीं है। वह स्वीकार करता है कि उस दिन मरना सिर्फ उन्हें नहीं बल्कि उसे भी था। फिर वह बताता है कि यह सब एक खूनी गैंग युद्ध के दौरान हुआ था। मोटरसाइकिल क्लबों के बीच इलाके पर कब्जे को लेकर संघर्ष छिड़ा हुआ था और उसका पुलिस विभाग उस विवाद को खत्म करने में लगा हुआ था, लेकिन हालात ने ऐसा मोड़ लिया कि उसकी पूरी दुनिया उससे छिन गई और तभी से उसके भीतर बदले की आग जल रही है। डार्सी रेयान की दर्द भरी कहानी सुनने के बाद एक अहम सवाल पूछती है। उसे लगता है कि शायद उसके परिवार की मौत के पीछे भी उसी कुख्यात गैंग का हाथ रहा होगा जिससे वह अब लड़ रहा है, लेकिन रेयान सिर हिलाकर इनकार कर देता है। वह बताता है कि जिम्मेदार लोग किसी दूसरे छोटे मोटरसाइकिल क्लब से जुड़े थे। फिर पहली बार वह अपने शहर में आने का असली मकसद उजागर करता है। उसका कहना होता है कि वह यहाँ किसी संयोग से नहीं पहुंचा बल्कि एक खास इंसान को ढूंढने आया था, रेक्स साल्गाडो। यही उसका लक्ष्य था और अब वह लक्ष्य खत्म हो चुका है। उधर दूसरी तरफ किर्बी की मुश्किलें बढ़ चुकी थीं। ड्रेक और उसके आदमी उसे रास्ते में रोक लेते हैं। ड्रेक को पहले ही खबर मिल चुकी होती है कि किर्बी उस बाहरी आदमी से मिल रहा था। वह गुस्से में कहता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है और गलत पक्ष चुन लिया है। अपनी जान बचाने के लिए किर्बी सफाई देने लगता है। वह दावा करता है कि वह अभी भी रेयान के बारे में जानकारी जुटा रहा है और बस उसे थोड़ा समय चाहिए, लेकिन ड्रेक उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता। इसके बजाय वह अपने अतीत का एक खौफनाक किस्सा सुनाना शुरू कर देता है। ड्रेक बताता है कि जब वह सिर्फ 22 साल का था तब पहली बार जेल गया था। जेल की पहली रात ही उसे उन कैदियों का सामना करना पड़ा जिन्होंने उसे घेर कर बेरहमी से पीटा। कुछ के हाथों में चाकू भी थे और वे उसे खत्म करने पर उतारू थे, लेकिन वक्त के साथ हालात बदल गए। कुछ महीनों के भीतर उसने उन सभी से बदला ले लिया जिन्होंने उस पर हमला किया था। धीरे धीरे जेल के अंदर उसका इतना खौफ फैल गया कि बाकी कैदी भी उससे डरने लगे। रिहा होने के बाद भी उसने अपना बदला लेना नहीं छोड़ा। उसने उन पुलिस अधिकारियों की जानकारी निकाली जिन्होंने उसे गिरफ्तार किया था और फिर उनके परिवारों को निशाना बनाया। यह कहानी सुनाकर वह साफ कर देता है कि जो भी उसके धंधे में दखल देता है उसका अंजाम हमेशा भयानक होता है। अगली सुबह शेरिफ के बेटे को एक सूचना मिलती है और वह तुरंत किर्बी के घर की ओर रवाना हो जाता है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसका दिल दहल जाता है। उसके सामने एक भयावह दृश्य होता है। किर्बी की लाश उसकी ही टोइंग मशीन से लटकी हुई मिलती है। यह सिर्फ हत्या नहीं थी बल्कि पूरे शहर के लिए एक चेतावनी थी। संदेश साफ था, जो भी ड्रेक के खिलाफ जाएगा
उसका यही हाल होगा। उसी दिन संघीय एजेंट फ्रैंक भी कस्बे में पहुंच जाता है। वह सीधे शेरिफ से मिलने जाता है और उसे सच जानने की कोशिश करता है, लेकिन शेरिफ पहले की तरह हर बात को दुर्घटना बताकर टाल देता है। वह दावा करता है कि रेक्स की मौत किसी साजिश का नतीजा नहीं थी। फ्रैंक उसकी बात सुनकर साफ कह देता है कि वह इस कहानी पर विश्वास नहीं करता। उसके अनुसार हाल ही में हुई घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। वह किर्बी की हत्या का जिक्र करता है और समझाता है कि यह स्पष्ट रूप से बदले की कार्रवाई लगती है। फ्रैंक चेतावनी देता है कि अगर पुलिस अब भी आंखें बंद रखेगी तो और निर्दोष लोग मारे जाएंगे, लेकिन गैंग के डर ने शेरिफ को इतना कमजोर बना दिया था कि वह सच्चाई स्वीकार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। इधर रयान अब सीधे हमला करने का फैसला कर चुका था। वह गैंग के एक ठिकाने में घुस जाता है और वहां मौजूद सदस्यों को चौंका देता है। उसे देखते ही क्रैब अपने आदमियों को उस पर टूट पड़ने का आदेश देता है। कुछ ही पलों में पूरा स्थान लड़ाई के मैदान में बदल जाता है, मगर रयान अकेला होते हुए भी हर दिशा से आने वाले हमलों का जवाब देता है। वह आसपास रखी चीजों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करता है और एक एक करके गुंडों को काबू में करता जाता है। उसकी चाल और फुर्ती देखकर साफ लगता है कि वह साधारण आदमी नहीं है। लड़ाई के बीच जब रयान बाकी हमलावरों से उलझा होता है, तभी क्रैब चोरी छिपे अपने छिपाए हुए हथियार तक पहुंच जाता है। वह मौका देखकर पीछे से गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन रयान खतरे को समय रहते भांप लेता है। वह तुरंत एक गैंग सदस्य को अपने सामने खींच लेता है और उसे ढाल बना लेता है। अगले ही क्षण वह क्रैब पर टूट पड़ता है। कुछ सेकंड के भीतर उसकी बंदूक छीन ली जाती है और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद रयान उसे अपनी गाड़ी के डिक्की में डालता है और अगली योजना पर काम शुरू कर देता है। कुछ समय बाद ड्रेक के क्लब के बाहर एक खौफनाक संदेश छोड़ा जाता है। जब गैंग के सदस्य वहां पहुंचते हैं तो उन्हें अपने साथी का जला हुआ शव दिखाई देता है। यह किसी हत्या से ज्यादा एक खुली चुनौती थी। जैसे ही ड्रेक को इसकी खबर मिलती है, उसका गुस्सा बेकाबू हो जाता है। वह तुरंत अपने नए सदस्य को आदेश देता है कि गैंग का हर आदमी मैदान में उतर जाए, चाहे जो कीमत चुकानी पड़े। उस रहस्यमयी बाहरी आदमी को ढूंढकर खत्म करना ही होगा। इन घटनाओं के बाद रयान का मन फिर अतीत की ओर लौट जाता है। उसे वह दुर्भाग्यपूर्ण दिन याद आता है जिसने उसकी दुनिया उजाड़ दी थी। पार्टी के दौरान उसकी पत्नी ने नोटिस किया था कि वह हथियार लेकर आया है और इसी बात को लेकर दोनों के बीच हल्की बहस हुई थी। तभी उनका छोटा बेटा खिलौना बंदूक लेकर खेलते हुए उनके पास आ गया और माहौल कुछ देर के लिए सामान्य हो गया, लेकिन यह शांति ज्यादा देर नहीं टिक सकी। थोड़ी देर बाद जब रयान आराम से बैठकर पेय पी रहा था, उसकी नजर कुछ संदिग्ध लोगों पर पड़ी। नकाब पहने कई आदमी पीछे के रास्ते से अंदर आ रहे थे। उसे तुरंत खतरे का एहसास हुआ और उसने हथियार निकालने की कोशिश की, लेकिन प्रतिक्रिया देने से पहले ही गोलियां चलनी शुरू हो गईं। कई गोलियां उसे भी लगीं और वह वहीं गिर पड़ा। इसके बाद उन हथियारबंद मोटरसाइकिल सवारों ने पूरे समारोह को मौत के मैदान में बदल दिया। उन्होंने किसी पर दया नहीं दिखाई। गोलियों की बौछार में उसकी पत्नी, उसका मासूम बेटा और वहां मौजूद कई निर्दोष लोग मारे गए। रयान सिर्फ इसलिए बच पाया क्योंकि शुरुआती गोलियों ने उसे बेहोश कर दिया था और हमलावरों ने उसे मृत समझ लिया। जब वह बाद में होश में आया, तब उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। परिवार के अंतिम संस्कार के दौरान उसने अपने प्रियजनों की कब्रों के सामने एक कसम खाई। उसने वादा किया कि वह उन सभी लोगों को खोज निकालेगा जिन्होंने यह नरसंहार किया था और एक एक करके उन्हें उनके अपराधों की सजा देगा। यही प्रतिज्ञा आगे चलकर उसे उस खतरनाक रास्ते पर ले गई जहां से अब वापस लौटना लगभग नामुमकिन था। समय बीतने के साथ रयान को यह सच्चाई पता चली कि उसके परिवार के हत्यारे असल में इस अपराधी नेटवर्क की सबसे निचली कड़ी थे। वे सिर्फ आदेशों का पालन करने वाले गुर्गे थे, जबकि असली साजिश रचने वाले लोग उनसे कहीं ऊपर बैठे थे। जैसे ही उसे उन हमलावरों का ठिकाना मिला, उसने बिना देर किए अपनी बंदूक उठाई और वहां पहुंच गया। उन अपराधियों को कुछ समझने या सफाई देने का मौका तक नहीं मिला। कुछ ही पलों में उसने सभी को मौत के घाट उतार दिया और अपनी बदले की मुहिम को आगे बढ़ा दिया। इधर ड्रेक भी अब पूरी तरह युद्ध के मूड में आ चुका था। वह अपने सभी आदमियों को इकट्ठा करता है, उन्हें हथियारों से लैस करता है और आदेश देता है कि उस रहस्यमयी बाहरी आदमी को हर हाल में ढूंढ निकाला जाए। उसी रात मोटरसाइकिलों की आवाजें मोटल की ओर बढ़ने लगती हैं। खतरे को भांपते ही रयान तुरंत डार्सी के पास पहुंचता है और उसे खिड़कियों से दूर रहने की चेतावनी देता है। जैसे ही गैंग के सदस्य अंदर घुसते हैं, डार्सी सारी लाइटें बंद कर देती हैं। अंधेरा होते ही हालात बदल जाते हैं। अब यह जगह रयान का मैदान बन चुकी थी। अंधेरे और संकरे रास्तों का फायदा उठाकर रयान एक एक कर हमलावरों को गिराना शुरू कर देता है। कई गुंडे समझ ही नहीं पाते कि हमला कहां से हो रहा है। कुछ ही मिनटों में कई लोग जमीन पर पड़े होते हैं, लेकिन संख्या का अंतर आखिरकार असर दिखाने लगता है। जब रयान और डार्सी पीछे के रास्ते से निकलने की कोशिश करते हैं, तो गैंग के बाकी सदस्य पहले से उनका इंतजार कर रहे होते हैं। चारों ओर से घिर जाने के कारण रयान पर लगातार हमला होता है। आखिरकार वह बुरी तरह घायल होकर बेहोश हो जाता है। चेतना खोने से पहले उसकी आखिरी नजर डार्सी पर पड़ती है, जिसे गैंग के लोग जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहे होते हैं। अगली सुबह फ्रैंक और शेरिफ का बेटा मोटल पहुंचते हैं। अंदर का दृश्य देखकर दोनों समझ जाते हैं कि रात को वहां भयंकर संघर्ष हुआ था। जगह जगह पड़े शव इस बात का सबूत थे कि किसी ने अकेले पूरी गैंग को भारी नुकसान पहुंचाया है। फ्रैंक तुरंत अपने लोगों से संपर्क करता है और अतिरिक्त टीमों को इलाके में बुलाने का आदेश देता है। उसे एहसास हो चुका था कि अब मामला सामान्य जांच से कहीं आगे निकल चुका है। उधर होश आने पर रयान खुद को एक जहाज के अंदर कैद पाता है। यही वह जहाज था जिसके बारे में किर्बी ने उसे पहले बताया था। डार्सी को भी वहीं लाया गया था। ड्रेक अपने नए आदमी को आदेश देता है
कि वह डार्सी के साथ जो चाहे करे, लेकिन उससे पहले उसे रयान से बदला लेना है। जाते जाते ड्रेक रयान की आंखों में झांकता है और कहता है कि वह उस दर्द को पहचान सकता है जो किसी अपने को खोने के बाद इंसान के भीतर बस जाता है। उसके शब्दों में ताना भी था और सच्चाई भी। जब ड्रेक वहां से चला जाता है तो वह गुंडा रयान को अपमानित करने की कोशिश करता है। वह उसके चेहरे और शरीर पर वार करता है, लेकिन खुद ही ज्यादा चोट खा बैठता है। फिर भी अपने अहंकार को छिपाते हुए वह मजाक उड़ाता है और कहता है कि रयान का जबड़ा लोहे का बना हुआ लगता है। इसके बाद वह चाकू निकालकर धमकी देता है कि अगर फैसला उसके हाथ में होता तो वह उसके टुकड़े टुकड़े कर देता। जाते जाते वह डार्सी को लेकर घटिया इरादों का जिक्र करता है और रयान के चेहरे पर निशान छोड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। आखिरी क्षण में रयान अपनी रस्सियों से खुद को आजाद कर लेता है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाए, उसका एक घूंसा हमलावर को बेहोश कर देता है। फिर वह उसी के चाकू का इस्तेमाल करके उसका अंत कर देता है। अब उसका अगला लक्ष्य डार्सी को बचाना था। जहाज के भीतर आगे बढ़ते हुए उसका सामना कई और गैंग सदस्यों से होता है। वे संख्या में अधिक होते हैं, लेकिन कोई भी उसे गंभीर रूप से घायल नहीं कर पाता। रयान हर बाधा को पार करते हुए आगे बढ़ता जाता है। दूसरी ओर शेरिफ का बेटा डैनी अपने घर पहुंचता है और वहां उसे एक और दुखद झटका मिलता है। उसका पिता मृत पड़ा होता है और उसके हाथ में अब भी उसकी सर्विस पिस्तौल होती है। हालात देखकर ऐसा लगता है कि उसने निराशा और अपराध बोध में अपनी जान खुद ले ली। ये खबर सुनकर फ्रैंक तुरंत वहां पहुंचता है और डैनी को सांत्वना देता है। साथ ही उसे समझाता है कि इस वक्त भावनाओं में बहना खतरनाक होगा। अब उसे पहले से ज्यादा सतर्क और मजबूत रहना होगा। डैनी टूट जरूर चुका था, लेकिन उसके शब्दों में अब भी दृढ़ता थी। उसका मानना था कि उसके पिता को लगा होगा कि उनकी मौत के बाद वह ड्रेक के खिलाफ लड़ाई छोड़ देगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। डैनी कहता है कि इस घटना ने उसे पीछे हटने के बजाय और आगे बढ़ा दिया है। जब वह जहाज पर हमले की बात करता है तो स्वीकार करता है कि इतने बड़े अपराधी अड्डे पर कब्जा करने के लिए एक पूरी सेना चाहिए होगी। तभी फ्रैंक आत्मविश्वास से मुस्कुराता है और जवाब देता है कि शायद अब उनके पास वह सेना मौजूद है। इसी बीच रयान डार्सी को आजाद कराने में सफल हो जाता है। दोनों जहाज के अंदर से बाहर निकलने का रास्ता तलाशने लगते हैं। रास्ते में वे गैंग के गोदाम तक पहुंचते हैं, जहां उनका सामना खुद ड्रेक से होता है। यही कहानी का सबसे बड़ा रहस्य सामने आता है। ड्रेक खुलासा करता है कि रयान के परिवार की हत्या में उसका भी सीधा हाथ था। वह बताता है कि उस नरसंहार के बाद वह रयान के शरीर के पास गया था और यह सोचकर अपना नकाब उतार दिया था कि वह मर चुका है। शुरुआत में वह रयान को पहचान नहीं पाया था, लेकिन बाद में जब उसे उसके अतीत के बारे में पता चला तो सब कुछ उसकी याद में लौट आया। यह सच सुनते ही रयान के भीतर वर्षों से दबा गुस्सा फट पड़ता है। वह सामने रखी मेज को धक्का देकर युद्ध की मुद्रा में आ जाता है। दोनों के बीच एक जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। पहले कुछ पलों में ड्रैक भी अपनी ताकत दिखाता है। वह रयान को गिराने और काबू करने की कोशिश करता है। कई बार सफल भी होते हैं और कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि शायद बाजी उसके हाथ में है, लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगते हैं। रयान लगातार दबाव बनाता है और अंततः ड्रैक को जमीन पर गिरा देता है। गिरता देख ड्रैक पास पड़ी एक भारी चीज उठाकर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन रयान उसके हर वार से बच निकलता है। कुछ देर बाद वह हथियार भी उसके हाथ से छूट जाता है। अब रयान का बदला अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। वह ड्रैक के हाथ को अपने हाथ से बांध देता है ताकि कोई भी पीछे न हट सके। इसके बाद दोनों आमने सामने खड़े होकर पूरी ताकत से एक दूसरे पर मुक्के बरसाने लगते हैं। यह सिर्फ लड़ाई नहीं थी, बल्कि वर्षों के दर्द, नफरत और बदले का अंतिम हिसाब था। आखिरकार ड्रैक की ताकत जवाब दे देती है। वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ता है और रयान उस बंधन को तोड़ देता है जिसने दोनों को एक साथ बांध रखा था। जैसे ही लड़ाई खत्म होती हुई दिखाई देती है, डार्सी अपने छिपने की जगह से बाहर निकलती है। रयान को लगता है कि सब कुछ समाप्त हो चुका है, इसलिए वह पलटकर उसकी ओर देखने लगता है, लेकिन अगले ही सेकंड हालात फिर बदल जाते हैं। जमीन पर पड़ा ड्रैक अचानक उठ खड़ा होता है और आखिरी बार हमला करने की कोशिश करता है। उसके हाथ में हथियार होता है और उसका निशाना सीधे रयान पर होता है। मगर इससे पहले कि वह अपना वार पूरा कर पाता, संघीय एजेंट और पुलिस बल गोदाम के अंदर घुस आते हैं। गोलियों की आवाज गूंजती है और ड्रैक वहीं ढेर हो जाता है। वर्षों से आतंक का प्रतीक बना वह अपराधी आखिरकार अपने अंजाम तक पहुंच चुका था। इसके बाद पूरा जहाज कानून प्रवर्तन एजेंसियों के कब्जे में आ जाता है। अधिकारी सबूत जुटाने और घटनास्थल की जांच में लग जाते हैं। इसी अफरा तफरी के बीच रयान चुपचाप वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर पहुंचते ही उसका सामना फ्रैंक से हो जाता है। एजेंट अपनी बंदूक उसकी ओर ताने खड़ा होता है। माहौल कुछ पल के लिए तनावपूर्ण हो जाता है। रयान शांत स्वर में पूछता है कि क्या अब उसे गिरफ्तार किया जाने वाला है। फ्रैंक बिना हिचकिचाए जवाब देता है कि हाँ, वह ऐसा करना चाहता है। हालांकि अगले ही पल वह अपनी बात पूरी करता है। उसका कहना होता है कि फिलहाल उसके पास इतने ठोस सबूत नहीं है कि वह रयान को अदालत तक ले जा सके। इसके अलावा उसने इस शहर के लोगों की प्रतिक्रिया भी देखी है। अधिकांश लोग रयान को अपराधी नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के रूप में देख रहे हैं जिसने उन्हें वर्षों से चले आ रहे डर और अत्याचार से छुटकारा दिलाया। फ्रैंक स्वीकार करता है कि उसने रयान का पुराना रिकॉर्ड खंगाला है और पाया है कि वह कभी एक बेहतरीन पुलिस अधिकारी हुआ करता था। फ्रैंक यह भी समझता है कि रयान जिन लोगों को निशाना बनाता है वे आमतौर पर समाज के सबसे खतरनाक अपराधी होते हैं, लेकिन इसके बावजूद वह उसे एक महत्वपूर्ण चेतावनी देता है। वह कहता है कि बदले और न्याय के बीच की रेखा बहुत पतली होती है। अगर सावधानी न बरती जाए
तो किसी दिन कोई निर्दोष व्यक्ति भी इस लड़ाई की चपेट में आ सकता है। वह खास तौर पर डार्सी का नाम लेकर याद दिलाता है कि उसके फैसलों की कीमत कभी कभी उन लोगों को भी चुकानी पड़ सकती है जिनका किसी अपराध से कोई संबंध नहीं होता। ये बातचीत खत्म होने के बाद रयान समझ जाता है कि अब उसके लिए इस शहर में रुकने का कोई कारण नहीं बचा है। वह डार्सी से आखिरी बार मिलने जाता है। दोनों जानते हैं कि शायद यह उनकी अंतिम मुलाकात। डार्सी उससे कहती है कि वह संपर्क बनाए रखे और कहीं भी रहे अपना ख्याल रखे। उसके शब्दों में चिंता भी होती है और अपनापन भी। रयान हल्की मुस्कान के साथ उसकी बात सुनता है। फिर दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं, मानो उन मुश्किल दिनों की यादों को चुपचाप विदा दे रहे हों। कुछ क्षण बाद रयान अपनी यात्रा पर निकल पड़ता है। पीछे छूट जाता है वह कस्बा जो कभी डर, भ्रष्टाचार और अपराध के साए में जी रहा था। दूसरी तरफ फ्रैंक भी अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से रवाना हो जाता है। शहर को आखिरकार राहत की सांस मिल चुकी होती है, जबकि रयान एक बार फिर अकेले रास्ते पर आगे बढ़ जाता है। अपने पीछे वह एक खत्म हुई लड़ाई छोड़ जाता है, लेकिन उसके भीतर जल रही अधूरी कहानी शायद अभी भी खत्म नहीं हुई। इसी भावनात्मक और संतोषजनक